बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हम आजकल लिंग्विस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं, तो लिंग्विस्टिक्स में जो सबसे पहले है वो हमने जनरल लिंग्विस्टिक्स उसके बारे में पढ़ा था और लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। तो आज हम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिंग्विस्टिक्स, द डिफरेंट टर्म्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द लिंग्विस्टिक्स, ताकि टर्मिनोलॉजी का अगर हम समझ आ जाएगी तो देन इट विल बी मच ईजियर फॉर ऑल ऑफ अस कि हम जो है वो तमाम के तमाम जितना भी हमारा जो कंटेंट है दैट इज रिलेटेड टू द लिंग्विस्टिक्स दैट विल बी इजी टू कम्प्रीहेंड एंड टू डाइजेस्ट। तो चलते हैं, हम स्टार्ट कर दें। लेकिन एक बात याद रखिएगा ज़रा कि आप लोग एक चीज़ हमेशा ज़िंदगी में आपका एक प्लान होना चाहिए कि व्हेन एवर यू आर गेटिंग समथिंग यू आर टू अप्लाई इट इन योर एक्चुअल लाइफ। कुछ भी आपको मिलता है तो आप उसे अगर अमली ज़िंदगी में आप इस्तेमाल करते रहते तो फिर वो आपकी जो लर्निंग है वो आपकी हैबिट बन जाती है और ये हैबिट जो है ना फिर वो फॉर द होल लाइफ ये आपको गाइड करती है। चलिए, तो हम जो सबसे पहली बात है, जो लिंग्विस्टिक्स में अगरचे जो ग्रामर है, कुछ लोग ये कन्फ्यूज़ कर देते हैं, नहीं जी ग्रामर और लिंग्विस्टिक्स दैट मे बी सेम वन बट देयर इज़ अ हेक ऑफ डिफरेंस बिटवीन आइदर ऑफ द टू। तो याद रखिएगा ज़रा, जब कभी भी हम ग्रामर की बात करते हैं ना, तो ग्रामर का मतलब होता है कि रूल्स होते हैं, किसी भी लैंग्वेज के रूल्स होते हैं और उन रूल्स पर वो लैंग्वेज चल रही होती है। उन रूल्स पर वो लैंग्वेज चल रही होती है। हम कहते हैं जनाब कि अंडा पहले पैदा हुआ या मुर्गी पहले आई, तो यहाँ पर एक बात बड़ी सादा-सी है कि हम ग्रामर पहले आई है या लैंग्वेज पहले आई है, तो जो लिंग्विस्ट हैं वो ये कहते हैं कि पहले लैंग्वेज थी और फिर हमने वहाँ से जो है रूल्स इन्फर किए हैं, वहाँ से रूल्स हमने निकाले हैं, ताकि मतलब जो है ना हम उसको सीख सकें किसी भी लैंग्वेज को। तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ द रूल्स फॉर द यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड्स। स्टडी ऑफ द रूल्स फॉर द यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन एनी ह्यूमन लैंग्वेज। पहली बात तो यह है कि ग्रामर का ताल्लुक ह्यूमन लैंग्वेज के साथ है, एक बात। दूसरी बात है कि देखिए हर लैंग्वेज है ना उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ग्रामर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एनी लैंग्वेज बेसिकली दैट इज कॉल्ड ग्रामर। और अगर आप सादा लफ्जों में कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ग्रामर कहा जाता है। और ग्रामर जो है वो आम दो बड़े हिस्सों में तकसीम होती है। इसको हम प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहते हैं और एक इसको डिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहते हैं। मैं आपको एक ना आम सी मिसाल देता हूँ। आपने कि उर्दू के माहिरीन देखे होंगे, जब कभी आप उर्दू के माहिरीन के सामने बात करते हैं तो वो कहते हैं जी आपने ये लफ्ज़ गलत बोल दिया, आपने ये लफ्ज़ गलत बोल दिया, आपने ये लफ्ज़ गलत बोल दिया। और हम परेशान हो जाते हैं कि हम तो सारी लफ्ज़ जो है वो अपने तौर पे सही कह रहे हैं, लेकिन वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो बुनियादी तौर पर वो जो है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर को फ़ॉलो कर रहे होते हैं और हम डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को। देखिए मैं इसकी एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल आपको पुट करता हूँ इंग्लिश में से। इंग्लिश में आपके पास जब से आपने पढ़ना शुरू किया, जब से आपने सीखना शुरू किया, आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हम कहते हैं लेट्स टेक टी। टेक टी हम कहते हैं, टेक टी। लेकिन मिस्टर चिप्स जिसको कि एक अंग्रेज ने लिखा है, जेम्स हिल्टन ने, तो उसने कहा कि मतलब ही वाज ड्रिंकिंग टी। कितना अजीब सा लग रहा है कि चाय के साथ हम ड्रिंक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो है वो एक बात है, एक होता है कि लैंग्वेज इन यूज़ और एक है कि लैंग्वेज व्हेन व्हाट काइंड ऑफ द रूल्स आर देयर व्हिच फॉलो द लैंग्वेज। अगर हम रूल्स और लैंग्वेज को सख्ती से फॉलो करते हैं तो हम इसे कहते हैं ये प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर है। और अगर हम सिर्फ हमारा मकसद होता है अपने मीनिंग्स को कन्वे करना, तो हम कहते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है। इस पर अलग से इन डिटेल हम बात करेंगे। अब यहाँ पर जो है ना एक बात आपके सामने मौजूद है कि जब कभी भी ग्रामर पर हम बात करते हैं तो उसके 5 बड़े यूनिट हैं, 5 यूनिट हैं। सबसे छोटा यूनिट है मॉर्फीम। मुमकिन है आप में से कुछ लोगों ने ये लफ्ज़ मॉर्फीम फर्स्ट टाइम ही सुना हो। लेकिन दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ग्रामर। ग्रामर का सबसे छोटा यूनिट मॉर्फीम कहलाता है। मॉर्फीम के आगे वर्ड है, वर्ड से मुराद है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको कि आप वर्ड क्लास भी कहते हैं। उसके बाद फ्रेजेस हैं जो 5 हैं, जैसे नॉन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। उसके बाद क्लॉजेस हैं। आपको पता है कि क्लॉजेस 3 तरह से होती हैं। एक हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक जो है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। फर्दर आगे और भी डिवीजन्स हैं, लेकिन इन डिटेल वी विल टॉक अबाउट लेटर। उसके बाद है सेंटेंस। तो सेंटेंस इज द बिगेस्ट यूनिट और द लेवल ऑफ द ग्रामर। ग्रामर का जो सबसे बड़ा यूनिट है वो सेंटेंस है और सबसे छोटा यूनिट है मोफीम है। मोफीम में आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ, जैसे देखें एक लफ्ज है बुकलेट।
तो book or let, the word is one, that is booklet, but it has two morpheme, that is book and let. In detail इस पर morphology में बात होगी। तो ग्रामर में आप नाउन्स, आर्टिकल्स, उसके बाद इंट्रोगेटिव, एडवर्ब्स, इंफिनिटिव्स, affirmatives, genitives, exercises, different kind of the things you are to do with grammar. ग्रामर के अंदर ये चीजें होती हैं। चलें, ये एक सादा सी बात थी। हमने कंक्लूड किया कि रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। चलें, अब इसके बाद जो हमारे पास है वो दूसरे जो टर्म आज हम बात करने लगे हैं वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आप लफ्ज बनाते हैं, द मेकिंग ऑफ द वर्ड्स, जो लफ्जों का बनना है और उनका फंक्शन, इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ वर्ड्स मेकिंग, जो अल्फाज के बनने का यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड्स है, एंड देयर फंक्शंस, और उनका फंक्शन है। यहाँ पर एक बात आपको बता दूं, देखें आपके पास था बुक लेट, आपने दो लफ्जों को मिलाकर एक लफ्ज बुक लेट बना दिया। हमने कहा इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो मॉर्फीम इसके दो हैं, एक जो है वो बुक है और दूसरा लेट है। अगर आप कहते हैं बुकिश, तो बुकिश के अंदर भी बुक और इश, दीज आर द टू मॉर्फीम्स। इन डिटेल तो बातें होती रहेंगी, दिस इज जनरल इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर एक बात है जो आमतौर पर कंफ्यूज करती है, और वो है इटिमोलॉजी के लिहाज से बात। इटिमोलॉजी, देखिए मॉर्फोलॉजी और इटिमोलॉजी में बिगेस्ट डिफरेंस है। इटिमोलॉजी क्या है भला? ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स, लफ्ज ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं। हम कहते हैं जनाब कि वो तमाम अल्फाज जिनके एंड पे आई ओ आर आता है, जैसे सीनियर, जूनियर, इन्फीनियर, बेसिकली ये लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुए हैं। और फिर इनका ओरिजिन, तो ओरिजिन ऑफ द वर्ड जो होगा उसको हम इटिमोलॉजी का नाम देते हैं, ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स। और मेकिंग ऑफ द वर्ड जो है वो मॉर्फोलॉजी है। तो इसके लिहाज से हमें थोड़ा सा डिफरेंस का पता होना चाहिए। अब यार यहाँ पर टू एग्जांपल्स आई हैव पुट फॉर यू एंड यू आर एबल टू फाइंड आउट दैट दीज आर द टू एग्जांपल्स राइट ओवर हियर। unreadable, you are able to find out that there is one word that is a read, and this is called root. You may say stem, you may say the main word, or you may say base. So we are to say read is a base or it is a root, and before it we are putting an. This un, sorry, this un, that is taken as a prefix, and able, that is being used as a suffix. प्रीफिक्स होता है जो कि मेन वर्ड से पहले इस्तेमाल होता है, और जो मेन वर्ड के बाद में इस्तेमाल होगा वो सफिक्स कहलाएगा। तो अनरीडेबल को जब हम मॉर्फोलॉजिकल इसका एनालिसिस करेंगे, वी आर टू से दैट इट हैज थ्री मॉर्फीम्स। देयर इज वन मॉर्फीम दैट इज अन, सेकंड मॉर्फीम रीड, थर्ड मॉर्फीम इज एबल। इसी तरह से आपके पास एक वर्ड मौजूद है केयरलेसनेस। केयरलेसनेस, दिस इज अ वर्ड केयरलेसनेस। तो अब हमने इसको कहा कि केयरलेसनेस, जब हमने इसका मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि इसमें एक जो है वो हमारे पास मॉर्फीम जो है वो केयर है, और जो दूसरा मॉर्फीम है, एक जो मॉर्फीम है वो केयर है, और जो दूसरा मॉर्फीम है वो लेस है, और तीसरा जो है वो नेस है। तो केयरलेसनेस, दीज आर द थ्री मॉर्फीम्स ओवर हियर। फिर हम बात कर लेते हैं कि जब कभी भी मॉर्फोलॉजी की बात होती है तो मेकिंग ऑफ द वर्ड्स, लफ्जों का बनाना। अब जिस भी तरह से जो भी अल्फाज होते हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है ना, ये मॉर्फोलॉजी में डील होती है, और मॉर्फोलॉजी में हम मॉर्फीम को डील करते हैं, मॉर्फीम को। लिहाजा आप ये भी कह सकते हैं द स्टडी ऑफ द मॉर्फीम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ द मॉर्फीम्स। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे है सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स दैट इज आल्सो वन ब्रांच ऑफ द लिंग्विस्टिक्स। यहाँ पर देखें हमने ब्लू कलर में लिखा द स्टडी ऑफ मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में अगर आप वर्ड्स को और फ्रेजेस को स्टडी करते हो, आप कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड सीमेंटिक्स, स्टडी ऑफ द मीनिंग्स। अच्छा, यहाँ पर मीनिंग्स को समझना जरूरी है कि मीनिंग्स होता है क्या। आमतौर पर ना किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, हाँ बताओ जरा कि मैन का मतलब क्या होता है, वो फट बोलेगा जनाब मैन का मतलब होता है आदमी। देखें, मैन का मतलब आदमी हरगिज नहीं है, वो तो ट्रांसलेशन है। तो हमें ये याद रखने की जरूरत है कि मीनिंग जो होते हैं दे आर ऑलवेज इन द सेम लैंग्वेज, वो हमेशा एक ही लैंग्वेज में मीनिंग्स होता है। और जो ट्रांसलेशन होती है वो कन्वर्शन टू एन अदर लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को जब दूसरी लैंग्वेज में ढालते हैं तो हम उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। जब सेम लैंग्वेज में हम रहते हैं तो वो ही मीनिंग्स होता है, मीनिंग्स होता है। मीनिंग्स का असल मतलब होता है, देखिए हर लफ्ज होता है ना उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। एक लफ्ज अब इस्तेमाल करते हैं ट्राई, ट्राई का मतलब कोशिश करना।
एक है स्ट्रगल का मतलब बहुत कोशिश करना, और एक है स्ट्राइव, STRIVE, स्ट्राइव। स्ट्राइव मतलब इतनी कोशिश करना कि जो आपके जो है अख्तियार में भी ना हो, इतना ज़्यादा बेइंतहा कोशिश करना, अनथक कोशिश करना। तो अब देखिए लफ्ज़ तो तीनों का मतलब ट्राई है, बट द ट्राई इट हैज़ वन मीनिंग, इट मीन दैट यू आर वर्किंग टू सम एक्सटेंट, एंड व्हेन you are to say struggle, it means that you are trying more and more. But whenever there is a word strive, it means that you are trying with your utmost skill and hard work. तो मीनिंग का मतलब है दैट यू रिमेन इन द सेम लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज के अंदर ही आप रहकर जो है ना वो बात करते हैं, तो ये मीनिंग्स होते हैं। ट्रांसलेशन क्या है? वो कन्वर्शन टू एन अदर लैंग्वेज, जब एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में डालते हैं तो उसको हम कहते हैं ये ट्रांसलेशन है। देखें एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और आम तौर पर इसकी हम ट्रांसलेशन जो करते हैं हम कहते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिसेंट। याद रखिएगा ये जो मोर और मोस्ट होता है ना ये कंपैरिजन के लिए होता है। हम कहते हैं कि दिस पर्सन इज मोर इंटेलिजेंट देन दैट पर्सन, इसका मतलब यू आर जस्ट, ये जो मोर या मोस्ट लगा रहे हैं ना, यू आर हैविंग द कंपैरिजन, आप कंपैरिजन पे बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, लिहाजा ये ट्रांसलेशन दुरुस्त नहीं होगी। हमें कहना चाहिए और ये हमें अपनी आदत बना लेनी चाहिए कि इन द नेम ऑफ अल्लाह द मर्सीफुल, द बेनिफिसेंट। जब द मर्सीफुल बोला इट मीन दैट नो वन इज इक्वल टू हिम, और उसके बराबर हम ये बात करेंगे। अब जब देखें यहाँ पर मैंने ना दो एग्जांपल पुट कर दी। अगर मैन है, मैन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैन, यू आर टू से मैन मीन्स ह्यूमन प्लस मेल प्लस एडल्ट। if these three attributes are there, if these three qualities are there in any one, then you have to say that he is a man। अब यहाँ से आप वुमेन का बना सकते हैं, वुमेन का अगर होगा तो यहाँ पर ह्यूमन होगा, यहाँ पर फीमेल होगा और यहाँ पर एडल्ट होगा। गर्ल का बनाना चाहिए तो सो इट मीन्स मीन्स दैट यू आर रेस्ट्रिक्टेड टू वन लैंग्वेज, आप एक लैंग्वेज तक। देखिए अगर आपके पास दो क्लूज हैं सिटी प्लस मीनार पाकिस्तान, सिंपली द आइडिया दैट विल कम एंड क्लिक टू योर माइंड दैट इज लाहौर। So you are saying Lahore is a city that it has मीनार पाकिस्तान in it, इसमें मीनार पाकिस्तान मौजूद है। तो इसका मतलब सिमेंटिक्स का सादा मतलब है स्टडी ऑफ द मीनिंग्स, एंड मीनिंग्स डजंट मीन ट्रांसलेशन, मीनिंग्स मीन दैट यू आर टू एक्सप्लेन द वर्ड इन द सेम लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में आपने उसकी लफ्ज की इलस्ट्रेशन या एक्सप्लेनेशन देनी होती है। जी अब हम चलते हैं फोनेटिक्स पे। फोनेटिक्स जैसे कि लफ्ज़ फ़ोन है, फ़ोन का मतलब साउंड होता है, PHONE फ़ोन, फ़ोन का मतलब साउंड। फोनेटिक्स स्टडी ऑफ द साउंड्स, लेकिन साउंड कौन सी वाली? जो ह्यूमन लैंग्वेजेस की होती हैं, जो ह्यूमन लैंग्वेजेस की साउंड्स होती है ना उनको हम कहते हैं कि ये जो है फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स। इससे दूसरा जुड़ा हुआ कंसेप्ट है फोनोलॉजी, जो आगे हम बात करते हैं। तो स्टडी ऑफ द साउंड्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस, ह्यूमन लैंग्वेजेस में जब आप साउंड्स की स्टडी करते हैं तो हम इसे फोनेटिक्स का नाम देते हैं। देखें यहाँ पर जो हमारे पास इमेज मौजूद है, इस इमेज में दिस गर्ल शी इज सेइंग समथिंग एंड दिस इज द वे ऑफ द वेव्स एंड दिस इज द ईयर। तो अब स्पीकर, फिर ये जो मीडियम है एयर, और फिर ये लिसनर, तो ये तीन इसमें मरहले तय होता है। सबसे पहले जो है वो आवाज का पैदा होना, फिर आवाज का ट्रेवल करना और फिर रिसीवर तक पहुंचना, यानी रिसीवर का उसको रिसीव करना। तो सेंडर, मीडियम प्लस रिसीवर, ये तीन मिलकर फोनेटिक्स बनाता है। अच्छा अब तीनों को ना अलग अलग ब्रांचेस में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स है, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, इसका मतलब ये वो फोनेटिक्स है, दिस इज द ब्रांच ऑफ द फोनेटिक्स व्हिच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज के प्रोड्यूस होने में ये अपना रोल प्ले करती है। यानी इसमें जो आर्टिकुलेटर्स होते हैं इसका मतलब स्पीच ऑर्गन्स होते हैं, आर्टिकुलेटर्स का मतलब है स्पीच ऑर्गन्स, जैसे हमारे लिप्स हैं, टीथ हैं, टंग है और ग्लॉटिस है, लेरिंग्स है, सांस की नाली, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। अकॉस्टिक्स है, अकॉस्टिक्स का मतलब ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड, साउंड ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिट होती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है, और अगर मीडियम नहीं है तो आपकी साउंड जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास है ऑडिटरी, ऑडिटरी सुनने से, जिस तरह ऑडियंस हैं इस वक्त आप लोग, तो आप जो है वो ऑडिटरी फोनेटिक्स का मतलब ये हुआ कि रिसेप्शन ऑफ द साउंड, साउंड को रिसीव करना, साउंड को वसूल करना, दैट इज कॉल्ड ऑडिटरी फोनेटिक्स। जी
अब हम चलते हैं ज़रा फोनोलॉजी पर। अब फोनोलॉजी और फोनेटिक्स में देयर इज़ अ सिंगल डिफरेंस, एक ही डिफरेंस है, क्या बोला? फोनोलॉजी जो है उसका ताल्लुक है एक लैंग्वेज के साथ। दैट मे बी फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश, दैट मे बी फोनोलॉजी ऑफ उर्दू, दैट मे बी फोनोलॉजी ऑफ पर्शियन, दैट मे बी द फोनोलॉजी ऑफ फ्रेंच, किसी भी तरह से। और फोनेटिक्स जो है वो जनरल है, फोनेटिक्स जनरल है, ऑल ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेजेस। बट व्हेन यू आर टू टॉक अबाउट दैट वी आर स्टडीइंग द साउंड्स ऑफ एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज है ना, पर्टिकुलर जो साउंड है लैंग्वेज के लिहाज से उनकी अगर आप स्टडी करते हैं, देन यू आर से दैट इज कॉल्ड फोनोलॉजी, तो उसको हम फोनोलॉजी का नाम देते हैं। देखिए मैं आपको बड़ी सादा सी बात बताता हूँ कि आप बचपन में पढ़ते रहे आ बा ता, कुरान पाक पढ़ते हुए, या फिर आप मतलब जो है ना जब साउंड सीखते हैं तो एप्पल, बैट, कैट, तो ये जो साउंड्स हम सीखते हैं ना, इनका ताल्लुक फोनोलॉजी के साथ है। आप इंग्लिश फोनोलॉजी की बात कर लें, आप उर्दू फोनोलॉजी की बात कर लें, जिस भी तरह से। अब जैसे हम कहते हैं कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट है ना वो 26 हैं, 26, इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। हमारी जो पहली वीडियो थी उसमें हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट को इन डिटेल स्टडी किया था। तो इसमें जो साउंड्स हैं 44 साउंड्स हैं जिनको हम फोनीम्स का नाम देते हैं, फोनीम्स। फोनीम का मतलब है साउंड। मैं आपको ना एक बात छोटी सी बताना चाहता हूँ, हर लैंग्वेज के अंदर इस तरह से होता है, अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनका ताल्लुक है राइटिंग लैंग्वेज के साथ, और फोनीम्स का ताल्लुक जो है वो स्पोकन लैंग्वेज के साथ है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि राइटिंग में जो ABCD हम लिखते हैं ना वो अल्फ़ाबेट कहलाते हैं, साउंड्स में जितनी भी सिंबल्स इस्तेमाल होती हैं उनको फोनीम्स का नाम दिया जाता है। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट तो हो गए 26 और जो फ़ोनीम्स हैं वो हैं 44। उर्दू में जो साउंड्स हैं, फ़ोनीम्स हैं वो 55 हैं। अब इसकी ना यहाँ पर थोड़ी-सी वज़ाहत हम ले लेते हैं। आपके पास लफ्ज़ है एक बैट, इट हैज़ 3 फ़ोनीम्स, इसमें 3 फ़ोनीम्स हैं। क्या भला? ब, ए, ठ, ब, ए, ठ, ब, ए, ठ। तो ब, ए, ठ 3 साउंड्स हैं, लिहाज़ा ब एक फ़ोनीम है, ए दूसरा फ़ोनीम है और ठ तीसरा फ़ोनीम है। ऐसे जब आप लिखते हैं बुक, तो ब, उ, ख, ब, उ, ख, तो बुक, बुक में भी 3 फ़ोनीम है। अगरचे इसमें जो लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, यानी अल्फ़ाबेट वाले, वो जो हैं 4 हैं, बी है, फिर ओ है, फिर ओ है, फिर के है। बुक हम लिखते हुए 3 हम यूज़ कर रहे हैं, 4 सॉरी लेटर्स, लेकिन इसमें साउंड्स 3 हैं। अब उसके बाद है थ्रेड। जब आप लफ्ज़ थ्रेड इस्तेमाल करते हैं तो थ्रेड में देखें THREAD थ्रेड। इसमें फोनीम्स कितने हैं भला? वो 4 हैं। ये हमने 4 डिफरेंट कलर्स यहाँ पे रखे हैं, थ, र, ए, ड, थ, र, ए, ड। यहाँ पर टी और एच मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, थ, और ई और ए ये दोनों मिलकर ए साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो थ, र, ए, ड। इस तरह से अगरचे लेटर्स हैं वो 6 हैं, लेकिन फोनीम्स आप हो रहा है। एक बात आपको बता दूं, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ी हल्की सी बात है, इस पर हमारी डेली बात होती रहेगी। तो इस वजह से आई वुड लाइक टू टेल यू आई लव फोनोलॉजी, फोनोलॉजी दैट इज द बेस्ट वन इन ऑल एस्पेक्ट्स। बड़ी शानदार मजेदार किस्म का ये मतलब जो स्टडी है फोनोलॉजी की, तो ये इंजॉय भी बड़ा करवाती है जी। यहाँ पर मैंने ना कुछ आपको एग्जाम्पल पुट की हैं। सबसे पहले तो ये यहाँ पर देखें ज़रा, ये अलिफ है, बे है, ते है, हम इसको आ, बा, ता, जा, हम ये कहते हैं। और इंग्लिश में ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स इस्तेमाल हो रही हैं। ये जो है ना, ये ई, जैसे शीप है तो डबल ई, इसमें ना ई की आवाज़ दे रहा है, ई, इ, उ, ऊ, देखिए शूट, ऊ। डिटेल में हम पढ़ते रहेंगे, इसमें कोई मसला कोई नहीं, ये तो ज़रा सी सिंबल्स हैं, थोड़ा-सा आपका एक जनरल तारफ़ करवाने के लिए। जी। अब आगे हमारे पास आ गया सिंटैक्स। सिंटैक्स ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स है। हम लफ्ज़ों को ना एक तरतीब से लिखते हैं, एक तरतीब से लिखते हैं। वो ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, तो जो किसी भी सेंटेंस में फ्रेजेस के लिहाज से हो या वर्ड्स के लिहाज से, तो हम उसे कहते हैं कि ये सिंटैक्स है। सादा बात आपको मैं ये बता दूं, आप कहेंगे कि जो मॉर्फोलॉजी है वो स्टडी ऑफ द वर्ड्स है, और जो सिंटैक्स है वो स्टडी ऑफ द सेंटेंसेस है। अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को जो है ना वो स्टडी करते हैं तो ये सिंटैक्स है। अब इसमें एक और बात है, वो है डिक्शन। सिंटैक्स और डिक्शन में फ़र्क है। डिक्शन डिक्शनरी में से, तो चूज़िंग ऑफ द वर्ड्स टू रिलेट एक सर्टेन मीनिंग, अगर आप एक ख़ास मानी देना चाहते हैं तो जो लफ्ज़ों की सिलेक्शन आप करते हैं ना वो डिक्शन कहलाती है। आपके पास पहले अल्फाज मौजूद होते हैं, आप उसमें से लफ्ज़ों को चुनाव कर लेते हैं।
तो वो डिक्शन कहलाती है। इसी तरह से डिक्शन का मतलब है द चॉइस ऑफ द वर्ड्स, जो अल्फाज की चॉइस होती है उसको। सिंटैक्स का मतलब है सेंटेंस स्ट्रक्चर की स्टडी। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस आपके पास मौजूद है, द बॉय एंड द गर्ल एट देयर ट्री। देख लें, वैसे ट्री है और यहाँ पर एट इस्तेमाल हो रहा है, चाय भी खाई जा रही है। अजीब सी दुनिया। बहरहाल चलें, अब इसमें अगर हम इसको देखें तो इसमें जो द है वो डिटर्मिनर है, इसको आप डेफिनेट आर्टिकल के नाम से जानते हैं। ब नाउन है, एंड कंजंक्शन है, द फिर डिटर्मिनर है, गर्ल नाउन है, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब है, दियर जो है ये डिटर्मिनर है और ये पोजेसिव जो है एडजेक्टिव कहलाता है, टी जो है वो नाउन है। तो अब दियर टी ये नॉन फ्रेज है और एट जो है ये वर्ब है और उसके बाद द गर्ल जो है ये नॉन फ्रेज है और कंजंक्शन जो है एंड है, द बॉय जो है वो नॉन फ्रेज है। तो हम अगर एक सेंटेंस को देखते हैं, द बॉय एंड द गर्ल एट देयर ट्री एट देयर मील, हम कह सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर मौजूद है इसको अगर हम स्टडी करें तो ये सिंटेक्स कहलाता है। यानी इसका मतलब है कि इसमें जो है ना, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कैसे कैसे इस्तेमाल हुए और किस तरतीब से इस्तेमाल हुए हैं। अब इसकी ना अच्छी एग्जांपल यहाँ पर है कि हर लैंग्वेज का ना एक अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। इंग्लिश का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है SVO, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखें, द गर्ल ईट्स मैंगो, द गर्ल ये सब्जेक्ट है, ईट्स ये वर्ब है और मैंगो ये ऑब्जेक्ट है। तो ये SVO स्ट्रक्चर इंग्लिश में मौजूद है। उर्दू में स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, आखिर में वर्ब है। जैसे लड़की आम खाती है, इसमें लड़की जो वो सब्जेक्ट है, आम जो है वो ऑब्जेक्ट है और खाती है वो वर्ब है जो एंड पे यूज हो रहा है। तो हर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि ये सिंटैक्स है। लेकिन एक चीज शर्त जरूरी है, वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस कन्वे मीनिंग्स। जो स्ट्रक्चर्ड के लिहाज से सही होंगे वही मानी। सिर्फ और सिर्फ ये चीज नहीं देखनी। देखे ना, यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास है, द गर्ल ईट्स मैंगो, द गर्ल ईट्स मैंगो, लड़की जो मैंगो खाती है। अगर इसको हम कहें द मैंगो ईट्स द गर्ल, है तो इसमें भी है कि ये मैंगो जो है सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है और जो गर्ल है वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो ईटिंग है दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ द गर्ल, दैट इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ द मैंगो। तो इस वजह से वेल स्ट्रक्चर्ड होने का मतलब ये है कि वी शुड नॉट थिंक अबाउट ओनली द SVO स्ट्रक्चर बट आल्सो द मीनिंग्स विच आर बीइंग जनरेटेड फ्रॉम दैट वेरी सेंटेंस, जो उस सेंटेंस से आपको जनरेट होता है। तो यहाँ पर द विंड इज स्ट्रॉन्ग हमने लिखा, आप थोड़ा सा हल्का सा आइडिया देने के लिए, द विंड है ये आपका जो है वो नाउन फ्रेज है, इज जो है वर्ब है और जो स्ट्रॉन्ग है एडजेक्टिव है। तो द विंड इज स्ट्रॉन्ग, तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, द विंड जो है वो आपका सब्जेक्ट है और इज स्ट्रॉन्ग जो है वो प्रेडिकेट है। डिटेल इस पे बात होगी बाद में, लेकिन अभी सादा सी बात आपको बताऊं, सिंटेक्स का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब अभी होपफुली आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ों की जनरल अंडरस्टैंडिंग थी एंड इट वाज वेरी इजी फॉर यू। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, यू हैव स्पेंट अ वेरी गुड टाइम विद लर्निंग विद अली नाजिर। एंजॉय एट होम and you will feel that something is going to be happened soon with your mental working. Thanks a lot. Be blessed.